शेखर राणावत का सर इस वक्त शर्मिंदगी से झुका हुआ था। वो उसी तरह बोले, जानता हूँ कि इसमें मेरे बेटे की गलती है, लेकिन उसे भी किसी ने नशा दिया था जिस वजह से ये सब हो गया। चाहे कैसे भी हुआ हो, वो सब कुछ गलत था, इसलिए हम आपकी बेटी की सभी जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार हैं। दोनों की शादी भी हो चुकी है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कृपा को सारी खुशियाँ देंगे। वो अब हमारे घर की छोटी बहू है, इसलिए अब से उसका ध्यान हम ही रखेंगे। जब अनुजा काकी उनकी बात सुनी तो वो शांत हो गई और बोली, मुझे आशा है कि आपने जो कहा है आप उस पर टिके रहोगे। मुझे पता है आपका छोटा बेटा आपका अपना खून नहीं है, इसलिए मुझे डर है कि मेरी बेटी को बाद में दूध में पड़ी मक्खी की तरह आपके सौतेला बेटे के साथ निकालना दिया जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सिक्योरिटी के लिए मेरी बेटी को कुछ दे दे, जिससे वो लड़का मेरी बेटी को छोड़ ना सके। उनकी बात सुनकर शेखर राणावत पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं और फिर थोड़ी देर की चुप्पी के बाद कहते हैं, देखिए मैं आपको अंधेरे में नहीं रख सकता, इसलिए बता देता हूँ कि राणावत खानदान का जो भी कुछ है उस पर आने वाले हेड आनिक्य का हक होगा। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी और शेयर्स है जो मेरे बाकी दोनों बच्चों के हैं। रिवान के 5% शेयर है और रीवा को मैंने अलग से प्रॉपर्टी दी हुई है। रिवान के पास भी प्रॉपर्टी है और उसके अलावा दीवान कंपनी पूरी तरह से उसकी और उसकी बहन की है। इस बारे में जानने के बाद कि राणावत खानदान का सब कुछ आनिक्य का होगा आगे चलकर, जिससे तीनों लोगों का चेहरा जलकर काला हो जाता है। जब वो उनके आखिरी शब्द सुनते हैं तो सोचते हैं कम से कम कुछ तो है इनके पास भी। तभी अनुजा काकी तंज कसते हुए बोली, मतलब आप भी उन्हीं में से निकले जो अपने सौतेले बच्चों को अपने बच्चों से नीचा रखते हो और उन्हें बराबर का हक भी नहीं देते। उनका ताना सुनकर भी शेखर राणावत को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो एक छोटी सी स्माइल के साथ बोले, ये फैसला मैंने नहीं लिया था, बल्कि इसके पीछे दिमाग मेरे पापा का है। वो अपने जाने से पहले ही सबके हिस्से को बांट कर गए थे और हमारी फैमिली का ट्रेडिशन भी है, जो भी सबसे ज़्यादा काबिल होता है उसे हेड की पोजीशन मिलती है और उसी के साथ ढेर सारी जिम्मेदारी। हाँ, इसमें खानदान का खून होना भी जरूरी है, शेखर जी ने आखिरी बात पर ज़्यादा जोर देते हुए कहा था, जिसके बाद अनुजा काकी की बोलती बंद हो गई थी। वही सुगंधा को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था और वो खुद से दांत पीसकर बोली, अगर इस लड़की को किसी अमीर को फंसाना ही था तो ये देखकर तो फंसाती कि आगे जाकर किसे कितना मिलने वाला है। इडियट कहीं कि इससे एक काम भी ढंग से नहीं होता। ऐसे ही बातें हुई और फिर सभी नीचे आ गए और डिनर करने लगे। डिनर करके आर्या आनिक्य के साथ जा रही थी, जिसकी परमिशन अभिमन्यु जी ने भी दे दी थी। दूसरा दिन आज भी एक नॉर्मल दिन था सबके लिए, लेकिन आनिक्य और आर्या के लिए ये खास था। दोनों आनिक्य के प्राइवेट प्लेन से देहरादून में लैंड को चुके थे। आनिक्य का वहाँ भी एक खूबसूरत सा विला था जो बहुत पहले उसने बनवाया था और आज वो आर्या के साथ वहाँ आया था। दोनों हाथों में हाथ डाले बैठे थे और आर्या आनिक्य को बताती है, मैंने अपने रिसोर्सेज से पता लगाया है कि निरंजन दीवान भी देहरादून ही आ रहा है और वो अकेला नहीं है, उसके साथ एक और आदमी है, लेकिन कौन है ये पता नहीं चला है क्योंकि उसने पूरी तरह से अपने आप को ढका हुआ था। तभी आक आया और झुकते हुए बोला, मास्टर, हमने हर सुनसान रास्ते और जगह को देख लिया है, कोई भी ऐसी सस्पिशियस चीज़ नज़र नहीं आई है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ये समझो कि मेरी मॉम यहाँ है ही नहीं, लेकिन सारे सबूत और मेरी गट फीलिंग यही कहती है कि उन्हें यही होना चाहिए। आक अपने मास्टर के गुस्से से बिल्कुल भी नहीं डरा, बस उसी तरह खड़ा ऑर्डर सुनने लगा। वही आर्या मन में बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तक तो कोई ना कोई क्लू मिल जाना चाहिए था। अगर वो ऐसी जगह पर नहीं है तो और कौन सी जगह पर हो सकती है?
श्रीवास्तव मैंशन। पूरी श्रीवास्तव फैमिली एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी। मिस्टर श्रीवास्तव अपने बगल में बैठी औरत को देखकर बोले, क्या हुआ है, आज सभी इतना शांत क्यों है? उनकी बात को सुनकर सभी का ध्यान उन पर चला गया। वही वो औरत जो उनकी वाइफ है। उन्होंने एक नज़र उन्हें देखा, फिर सामने बैठी अपनी बेटी को जो नज़रें झुकाए बैठी थी। अभी तक उसने एक दाना भी नहीं खाया था। दिनेश, कुछ भी ठीक नहीं है। हमारी बेटी अंदर ही अंदर घुट रही है। अब मैं बस उसे खुश देखना चाहती हूँ और उसे उसकी हर खुशी देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि ज़्यादा देर हो उससे पहले हमें उस खुशी को हमारी बेटी के हिस्से में लिख देना चाहिए। उनकी गोल गोल बातों को सुनकर दिनेश जी कंफ्यूज हो गए, लेकिन वो ये समझ गए थे कि बात उनकी बेटी से रिलेटेड है, इसलिए वो उसे देखने लगे। वही 3 लोगों के अलावा 2 लोग और थे। वो श्रीवास्तव फैमिली के सीनियर थे जो अपने बेटे और बहू को देख रहे थे। उनमें से दादी बोली, जो भी कहना है साफ कहो बहू, इस तरह बात घुमाने से दिनेश को और हमें समझने में देर ही होगी। हाँ आरती, मुझे ये तो पता लग गया है कि बात हमारी बेटी को लेकर है, पर पूरी बात क्या है इसके बारे में तुम्हें मुझे अच्छे से बताना होगा। अल्पविराम। दिनेश ने उसे देखते हुए कहा। आरती जी हमेशा की तरह एक प्यारी और सीधी महिला नहीं लग रही थी। आज वो बहुत ही गुस्से में थी और उसे दबाने की कोशिश कर रही थी। जब उनसे सब नहीं हुआ तो वो गुस्से से बोली, दृष्टि को शक है कि आनिक्य की लाइफ में कोई और है। उसे कल ही ये पता चला अपनी दोस्त के जरिए कि वो किसी लड़की के साथ है। उसे आनिक्य दिख गया, लेकिन लड़की कौन थी ये देख नहीं पाया। दिनेश जी और उनके माँ पापा भी ये बात सुनकर दंग रह गए, क्योंकि उनसे छुपा नहीं था कि उनकी बेटी और पोती आनिक्य को कितना चाहती है। इतना ही नहीं, उसने अपने सीईओ की पोस्ट छोड़कर उसकी कंपनी में काम करना चूज किया, वो भी एक मैनेजर की असिस्टेंट को पोस्ट पर। वो तो उसे मैनेजर 1 साल पहले ही बनाया गया था। जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन हुई वो बिना 1 मिनट भी सोचे बस रनावत ग्रुप ऑफ कंपनीज में जॉब के लिए चली गई थी, फिर चाहे उसकी फैमिली ने कितना ही उसे मनाने की कोशिश की हो। अभी सभी शौक में ही थे कि दिनेश जी बोले, क्या ये बात बिल्कुल सही है? ये सवाल उन्होंने दृष्टि से पूछा था, जो पूरे टाइम अपने खाने को देख रही थी। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने अपने डैड का सवाल पूछा तो उसने सर उठाया। जैसे ही सभी ने उसका चेहरा देखा तो उन्हें घबराहट और बेचैनी होने लगी। दृष्टि बेटा, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है और रो क्यों रही हो? रोने से कुछ भी सही नहीं होने वाला, इसलिए प्लीज बच्चा अपने आंसुओं को साफ करो और शांत होकर सोचो। दिनेश जी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा और उसे प्यार से देखने लगे। दृष्टि सबसे करीब अपने डैड के ही थी, फिर भी वो अपने प्यार के बारे में उनसे कहने से डरती थी। लेकिन उसके डैड को शुरू से ही सब कुछ पता था और आज उन्हें खुद को कंसोल करता देख उसने अपने आंसू आंखों में ही रोक लिए और जो बह गए थे उन्हें साफ कर लिया। तभी आरती जी उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, बेटा टेंशन मत लो, हम कल ही इंदौर जाने की तैयारी करते हैं और जल्दी से जल्दी तुम्हारा रिश्ता आनिक्य से करेंगे। एक बार फैमिली मान गई, फिर उसे भी तुम कैसे ना कैसे करके मना ही लेना। दृष्टि को भी अपनी मॉम की बात सही लगी और उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर वो अपने डैड को देखकर बोली, क्या आप कल तक सब कुछ मैनेज कर लोगे? दिनेश जी मुस्कुराए और हंसकर बोले, अभी भी मेरी बेटी को मेरी फिक्र है, लेकिन बेटा अब ये सुनने के बाद मैं अपने काम की वजह से भी नहीं रुक सकता, क्योंकि ये जिंदगी भर का है, पर एक बार मौका छूट गया तो मेरी बेटी से उसकी जिंदगी का पहला प्यार दूर भी जा सकता है। डैड आनिक्य मेरा
पहला ही नहीं बल्कि आखिरी प्यार भी है, और मैं उन्हें खुद से दूर तो कभी नहीं जाने दूंगी, और अगर कोई हमारे बीच आया तो उसे भी मैं उसकी जगह दिखा दूंगी, क्योंकि इस दुनिया में दृष्टि जितना प्यार आनिक्य से कोई नहीं कर सकता। वो मेरा प्यार, पागलपन, जिंदगी और जुनून सब कुछ है। वो मेरी मोहब्बत नहीं, मेरा इश्क है, और उसे मेरा होना ही होगा। कहते हुए दृष्टि की आंखों में आनिक्य के लिए वो सारे जज्बात नजर आ रहे थे। दिनेश अपनी बेटी को इस तरह देखकर थोड़ा डर गए थे, और उनके मन में बस एक ही बात थी कि अगर उसे अपना प्यार नहीं मिला तो क्या वो कभी आनिक्य को भूल पाएगी। जीतना उन्हें उसकी आंखों में उसके लिए दीवानगी, जुनून और पागलपन दिख रहा था। उस वजह से उन्हें अपनी बेटी के लिए बहुत डर लग रहा था, क्योंकि आनिक्य राणावत कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके साथ जबरदस्ती कर सके। इनसे उलट आरती तो अभी से ही अपनी बेटी के शादी के सपने सजाने लगी और मन ही मन खुश होते हुए बोली, मेरी बेटी इतने बड़े खानदान की बहू बनेगी और मैं वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी की सास। इस बारे में सोचते हुए उनकी आंखों में अलग ही चमक थी। उन्हें एक पल के लिए भी ये नहीं लगा कि अगर आनिक्य ने उनकी बेटी को रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। ये ख्याल आ भी नहीं सकता था, क्योंकि आरती श्रीवास्तव के मन में उनकी बेटी दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्ट, टैलेंटेड, ब्यूटीफुल और अमेजिंग है। उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए उसे कोई लड़का मना करे ये लगभग इम्पॉसिबल था। ये सब भी था, आज तक दृष्टि ने सबको रिजेक्ट किया था। वो पूरे मुंबई की सबसे खूबसूरत लड़की थी और फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस भी उसकी नेचुरल ब्यूटी के सामने टिक नहीं सकती थी। वो अपनी मॉम पर ही गई थी हर तरीके से, और आरती जी बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड औरत है, और उन्हें बस एक ही चीज़ दिखाई देती है, और वो है कि उनकी बेटी हमेशा सही होती है, बिल्कुल उनकी तरह। दूसरी तरफ देहरादून में आते ही बिना आराम किए सभी अपनी अपनी तरफ से सब कुछ पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उन्होंने सभी सुनसान एरिया और बाकी जगह जो खाली रहती है उन्हें भी चेक कर लिया था, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा था। अब शाम हो चुकी थी और दोनों परेशान होकर हॉल में बैठ गए। इतना गुस्सा और फ्रस्ट्रेट होने के बाद उन्हें अब एक दूसरे की जरूरत थी। दोनों एक साथ सोफे पर बैठे, लेकिन अगले ही पल आर्या आनिक्य की गोद में थी और उसने बिना कुछ कहे अपना सर उसके गले में घुसा दिया और टाइटली गले लगकर अपने सुकून को महसूस करते हुए आनिक्य की आंखें अपने आप बंद हो गई। आर्या को भी इस चीज की जरूरत थी जो उसे मिल चुका था। वो दोनों काफी देर तक ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में रहते हैं कि तभी फोन की रिंग उन्हें डिस्टर्ब कर देती है और आनिक्य को फोन करने वाले पर गुस्सा आने लगता। जब एक बार रिंग बजकर बंद हो जाती है तो आनिक्य फिर से आर्या को अपनी बाहों में कस लेता है और उसके बदन की खुशबू को अपने अंदर समाने लगता है। आर्या को उसकी गर्म सांसें अपने नेक पर महसूस हो रही थी, जो उसके दिल की धड़कन को बढ़ाने के लिए काफी थी। उसकी भी आंखें बंद थी और दोनों एक दूसरे की खुशबू में खोए हुए थे। तभी आर्या को अपने गर्दन पर कुछ गीला और चलता हुआ महसूस होने लगा, जिससे उसकी सांसें ही अटक गईं, क्योंकि वो इस फीलिंग को अब समझ चुकी थी। उसके हाथों की पकड़ आनिक्य के कंधे पर कस गई और गर्दन की तरफ झुक गई। आर्या ने धीरे से आंखें खोली और उसी पल उसके मुंह से हल्की सी सिसकी निकली। प्लीज धीरे करो ना, मुझे अजीब सा फील हो रहा है। आनिक्य, जो कब आर्या की खुशबू लेते हुए उसकी नेक पर अपने होठों को चलाने लगा और वहां की स्किन को लिक करके किस करने लगा। वो पूरी तरह से आर्या में खो चुका था और आज उसकी आंखों में डिजायर्स दिख रही थी, जिन्हें शांत करने के लिए वो बहुत ही तेजी और बेताबी से आर्या की नेक को जोश के साथ चूमे जा रहा था। और आखिर में जब उसने बाइट किया तब आर्या की आह निकल गई। उसकी मीठी आवाज को सुनकर आनिक्य आगे भी उसे बाइट करने लगा, तभी आर्या ने उसे रोका। स्वीट हार्ट,
मैं क्या करूं? आई वॉन्ट यू। आनिक्य अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में उसके कान में बोलता है। उसकी बात सुनकर आर्या शर्मा जाती है, जिसका सबूत उसके लाल हो चुके गाल और कान थे। आर्या ने अपना चेहरा आनिक्य के सीने में घुसा लिया और प्यार से बोली, अभी नहीं, बस 2 महीने रुक जाए, उसके बाद जब हमारी शादी होगी तो ये हक भी मिल जाएगा। आनिक्य ने उसके माथे को किस किया और बोला, जानता हूँ स्वीटहार्ट, लेकिन क्या करूँ, कभी कभी कंट्रोल नहीं हो पाता। लेकिन ये इतना ही सच है कि मैं बिना तुम्हारी मर्जी के अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूँगा। बस मुझे शांत कर दो प्लीज़, आई वॉन्ट किस। मुझे हर जगह तुम्हारे होठों की छाप चाहिए और मैं भी अपनी छाप छोड़ता चाहता हूँ। आर्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधा एक्शन करते हुए आनिक्य के गर्दन को निशाना बनाया और वह जोर जोर से किस करने लगी और साथ ही बाइट भी कर रही थी। तभी फिर से फोन रिंग करने लगा, जिसे सुनकर आर्या रुक गई और इस बार उसने आनिक्य का फोन उठा ही लिया और उसे स्पीकर पर रख दिया बिना कॉलर आईडी देखे। आर्या नहीं, नॉर्मल ही आनिक्य की गोद में बैठी उसके कंधे पर रखकर बैठी थी कि एक लड़की की सुरीली आवाज को सुनकर आर्या की आईब्रो उचक गई और वो घूरते हुए आनिक्य को देखने लगी, जो आंखें बंद किए हुए उसे अपनी बाहों में भरे बैठा था। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। तभी फोन से वो मीठी आवाज वाली लड़की ने कहा, मिस्टर राणावत, मैं जल्दी ही इंदौर आ रही हूँ और वहाँ का डिपार्टमेंट हैंडल करूँगी। मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या आपके पास कोई जगह है जहाँ मैं और मेरी फैमिली तब तक रह सके जब तक हमारा मेंशन रेडी नहीं हो जाता। बस 2 हफ्तों की बात है। कॉल पर जो लड़की जो बोले ही जा रही थी और किसी सवाल का जवाब खुद ही दे रही थी। उसकी बातें सुनकर आर्या क्या आनिक्य खुद भी हैरान था। सबसे पहले तो उसे समझ नहीं आया कि इस लड़की के पास मेरा नंबर कहाँ से आया। आर्या को बहुत गुस्सा आ रहा था और जब उसने उसे कंफ्यूज देखा तो वो भी समझ गई कोई गड़बड़ जरूर है। मिस दृष्टि, आपको मेरा नंबर कैसे मिला? मिला तो फिर भी इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो? ये एक ट्रांसफ़र प्रोसीजर है जिसमें इतना अच्छा भी क्या है? आनिक्य ने अपनी कोल्ड आवाज में कहा। वही दृष्टि उसकी ठंडी आवाज को सुनकर डर गई और अब उसके पास हिम्मत करके सब बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस बार आनिक्य ने तेज आवाज में पूछा, जिसमें गुस्सा भी झलक रहा था। उसी वक्त दृष्टि को होश में आया और बोली, मिस्टर राणावत, मैंने आपका नंबर अपने डैड से लिया था। आप तो जानते हो ना, एक बार आपने उन्हें अपना नेम कार्ड दिया था और उस पर ही आपका नंबर था, क्योंकि वो एक गोल्डन कार्ड था। वही आर्या को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि दूसरी तरफ कौन है। बस उसने जल्दी से फोन को अपने हाथ में पकड़ा और गुस्से से आनिक्य को घूरने लगी और आंखों से ही इशारा करके बोली, मैं यहाँ गुस्सा हूँ और आप इस लड़की से बात कर रहे हो। कौन सा पति अपनी बीवी के सामने ऐसे एक्ट करता है? मुझे नहीं पसंद जब कोई मेरे बंदे से बातें भी करे। आर्या का गुस्से से लाल हुआ चेहरा देखकर आनिक्य को अब इस लड़की पर गुस्सा आने लगा था। उसने अपनी उसी कोल्ड वॉइस में कहा, तुम एक एम्प्लॉय हो तो वही बनकर रहो, मेरी खास बनने की कोशिश मत करो। आगे से मुझे कभी फ़ोन मत करना और ये मैटर किसी और से डिस्कस करो, ना कि अपने बॉस से। ये कहते हुए आनिक्य ने बिना दूसरे तरफ की बात सुने कॉल कट कर दिया और सीधा आर्या के पास आ गया, जो अपने हाथ बांधे उसे ही घूर रही थी। लेकिन अंदर ही अंदर जो अभी आनिक्य ने कहा उसे सुनकर उसका गुस्सा और जलन थोड़ी तो कम हो ही गई थी। आनिक्य भी अपनी स्वीटहार्ट को जानता था। वो उसे करीब आ गए और उसे कमर से पकड़कर खींच लिया। अब एक बार फिर वो उसकी बाहों में कैद हो चुकी थी और अब जाकर आनिक्य को सुकून मिला था। वो आर्या की गर्दन में अपना चेहरा ले जाकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगा, जिसकी तपिश आर्या की बॉडी में सिहरन पैदा कर रही थी।
उसका गुस्सा एक झटके में गायब हो गया था और वो आंखें बंद किए उसकी करीबी को फील कर रही थी। तभी उसे आनिक्य की गर्म सांसों के साथ उसकी आवाज सुनाई दी। स्वीटहार्ट, जब तुम गुस्से में होती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो, बिल्कुल एक कातिल हसीना की तरह, लेकिन जब तुम मेरे लिए जेलस फील करती हो तो मेरी दीवानी लगती हो। ये कहते हुए वो हंसने लगा। उसकी हंसी थोड़ी देर के लिए नहीं थी, बल्कि आज वो खुलकर हंस रहा था। हंसते हुए उसकी आंखें मिच गई थी। उसके होठ हल्के से आर्या को छू रहे थे, जो उसकी हंसी की आवाज में पूरी तरह से खो चुकी थी। आज पहली बार अर्यांशी उसे इतना दिल खोलकर हंसते हुए देखा था। ये पल उसके लिए बहुत प्रेशियस था और वो बिना पलके झपकाए एकटक उसे निहारे जा रही थी। जब आनिक्य को अपने ऊपर नज़रों की तपिश महसूस हुई तो उसकी नज़र अपने सामने खड़ी लड़की पर चली गई, जो शांत खड़ी, अपने होठों पर एक प्यारी सी स्माइल और आंखों में चमक लिए उसे ही एकटक देख रही थी। आनिक्य को ये फीलिंग बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि आज उसी की तरह अर्यांशी भी उसे देख रही थी, जिनमें कई सारे जज्बात थे और सबसे ज्यादा उनमें वही प्यार था जो वो हमेशा से देखना चाहता था। दूसरी तरफ कॉल कट हो जाने के बाद दृष्टि बस शॉक होकर उसे देखती रही और अगले ही पल उसकी पकड़ अपने फ़ोन पर बुरी तरह से कस गई। वो गुस्से से सामने मिरर में अपना अक्स देखने लगी और गुस्से से चिल्लाई, मैं सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हूँ तुम्हारी आनिक्य। मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हें चाहती हूँ, तो इसमें क्या गलत है? ये बोलते हुए वो झटके से नीचे फर्श पर अपने घुटनों के बल बैठ गई। 2 आंसू की धारा उसकी आंखों से बह निकली। उसके कानों में अभी भी आनिक्य के कठोर शब्द गूंज रहे थे। वो हल्की सी सिवर भी कर रही थी। उसका दिल टूट गया था। वो बस उससे बात करना चाहती थी, जिससे उसका बेचैन दिल शांत हो जाए, इसलिए उसने बहाना सोचा और उसे कॉल कर दिया, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वो उससे इतने कठोर शब्द कहेगा जो सीधा उसके दिल को दर्द दे देंगे। देहरादून। दिन ढल चुका था। आर्या फ़ोन पर अपनी मॉम से बातें कर रही थी। हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ और अच्छे से पहुँच गई थी। हाँ, मैंने टाइम से खा लिया था। आप बताओ वहाँ सब कैसे है? सब ठीक है गुड़िया, लेकिन तुम्हारे बिना ये घर तो सूना ही हो गया है। तुम्हारे तीनों भाई भी अब ज़्यादा घर नहीं रहते, नहीं तो जल्दी आ जाते थे। अब मुझे परेशान करते हैं, अपना ध्यान भी नहीं रखते हैं। खासकर अगस्त्य, वो तो पता नहीं कहाँ बिजी हो गया है। नित्या जी, जब आर्या ने ये बात सुनी तो वो भी समझ गई कि उसका भाई कहाँ बिजी है। मॉम, हो सकता है भाई को जरूर काम होगा इन दिनों, आप चिंता मत करो। मैं उनसे कहूँगी कि वो काम के साथ अपना भी ख्याल रखे और आपको ज़्यादा परेशान नहीं करे। आखिरी लाइन उसने हंसते हुए कही थी, जिसे सुनकर नित्या जी भी हंसने लगी थी। अपनी मॉम को खुश देखकर वो भी बहुत खुश थी। उसके बाद अपने डैड और बाकी सभी के बारे में थोड़ी बहुत बात करके उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और वही बालकनी में खड़ी किसी गहरी सोच में चली गई। उसने अपने सिस्टम से बात करने का सोचा। सिस्टम एडमिन, क्या तुम्हें पता है मेरे अगस्त्य भाई इस वक्त क्या कर रहे हैं? सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो गया और उसमें से रोबोटिक आवाज आई, बॉस, पेंडिंग काम पूरे हो चुके हैं, आपके सामने पूरी फाइल है, आप देख सकती है। इसके बाद आर्या के दिमाग में एक इमेज आ गई, जिसमें कोई और नहीं उसका भाई था, जो यूपी के एक गांव से बाहर निकल रहा था। उसे दिख रहा था कि वो बहुत निराश है, जैसे वो जिस काम के लिए गया हो वो हुआ ही नहीं। उसके बाद उसकी आंखों के सामने दूसरी इमेज आ गई। ये किसी और की नहीं, निरंजन दीवान की थी, जो कहीं और नहीं बल्कि एक जंगल की तरफ बढ़ रहा था। पर वो जगह कुछ जानी पहचानी है। तभी एकदम से आर्या के दिमाग में उस लैब का सीन आ गया और वो एकदम से होश में आए और शौक होकर खुद से धीरे से बोली, ये रास्ता तो उस लैब तक जाता है जो जंगल के बीच बनी है। क्या बना है जंगल के बीच? अल्पविराम।
आनिक्य ने पीछे से आते हुए कहा। अचानक आई उसकी आवाज को सुनकर वो चिहुक गई और आपके सीने पर हाथ रखकर पीछे मुड़ी जहां आनिक्य अपने हाथों में 2 कॉफी के मग पकड़े खड़ा था। आपने मुझे डरा ही दिया था। पहले तो दूसरों को डराते थे अपनी इन कोल्ड आंखों से घूरकर, लेकिन अब मुझे ही डराने लगे हो अपनी आवाज से। आर्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो कुछ भी बोले जा रही थी। वही आनिक्य बस हल्का सा मुस्कुराया और कॉफी को वही बालकनी में लगे टेबल पर रखकर अर्यांशी को पीछे से बाहों में भर लिया। आनिक्य के बैक हक करते ही आर्या के होठों पर एक स्माइल खिल गई और जो टेंशन उसके चेहरे पर था वो भी गायब हो गया। उसने खुद को पूरी तरह से उसकी बाहों में छोड़ दिया और बिना पलटे सामने अंधेरे आसमान को देखने लगी जो बहुत ही अकेला था। क्योंकि आज तारे नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि सावन का मौसम था और आज भी बादल घिरे हुए थे आसमान में। स्वीट हार्ट, कोई बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती है तो बोलो। आर्या ने अब अपना सर घुमाया और पूरी तरह से घूमकर आनिक्य के सामने आ गई। वो उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र और सवाल देख सकती थी। शायद उसने कुछ सुन लिया था जिसका जवाब वो जानना चाहता था। उसने टाला नहीं और प्यार से आनिक्य के गाल को छूकर बोली, मैं ठीक हूँ और जो भी होगा वो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। उससे पहले मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अब आप बैठो मेरे साथ, नहीं तो ये कॉफ़ी भी ठंडी हो जाएगी। आर्या ने उसे बिठाया और खुद भी उसके पास बैठ गई। आर्या कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए बोली, ये तो काफ़ी टेस्टी है और स्वीट भी बिल्कुल मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग। आनिक्य ने भी अपनी कॉफ़ी का सिप लिया और मुंह बनाते हुए कहा, मुझे तो ये कड़वी लग रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी तो बहुत मीठी है। आर्या ने अपनी कॉफ़ी को देखते हुए उससे कहा, अच्छा, मुझे भी टेस्ट करने दो कि ये सच में मीठी है या नहीं। आनिक्य ने ये कहते हुए आर्या के हाथ से उसकी कॉफ़ी ली और पीने लगा। मम्मा, ये सच में बहुत मीठी और टेस्टी है, बिल्कुल तुम्हारे लिप्स की तरह। अल्पविराम, ये बोलते हुए आनिक्य ने टेढ़ी स्माइल के साथ आर्या को देखा। आर्या तो मुंह खोले उसे ही देख रही थी और उसके शब्दों को सुनकर उसके गाल लाल हो चुके थे और अब वो भी बिना कुछ कहे आनिक्य की कॉफ़ी के सिप लेने लगी। वही आनिक्य मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था और उसके मन में एक ही बात चल रहे। आर्या ने वो शब्द काफ़ी धीरे कहे थे, लेकिन उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसकी सुनने की शक्ति तेज थी। उसकी सुपर नेचुरल पावर के साथ ये कोई बड़ी बात नहीं थी। आनिक्य उसे गहराई से देखते हुए मन में सोचता है, उसके कहने का मतलब क्या था? जंगल के बीच लैब, क्या वो पहले भी इस जगह आए हैं? या फिर वो उस छुपी हुई लैब के बारे में जानती थी जो अब बर्बाद हो चुकी है? रात 1 बजे, देहरादून। आनिक्य आर्या को अपनी बाहों में भरकर सो रहा था। तभी आर्या एकदम से अपनी आंखें खोलती है और उसकी नज़रें आनिक्य के सोते हुए चेहरे पर ही टिक जाती है। वो कुछ देर उसे गौर से देखती है और जब उसे लगता है कि वो सच में गहरी नींद में सो रहा था तो वो हल्के से अपने सर को उसके सीने से दूर करती है, फिर उसके हाथों को अपनी कमर से धीरे से हटाती है। ये करते हुए वो बहुत ही सतर्क थी। जैसे ही वो आनिक्य की पकड़ से निकली उसने एक राहत की सांस ली और बेड से उठने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र अपने पैर पर गई जिसे आनिक्य ने जकड़ रखा था। उसका एक पैर आनिक्य के 2 पैरों के बीच दबा हुआ था। अपनी इस पोजीशन को देखकर उसका फेस जलने लगा और चेहरा लाल पड़ गया जो अभी अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। उस रूम में बस हल्की चांद की रोशनी थी जो खिड़कियों से रिफ्लेक्ट होकर अंदर आ रही थी। उस हल्की रोशनी में वो आनिक्य को देख सकती थी। उसने जल्दी से अपना सर झटका और अपना पूरा फोकस अपने पैर को निकालने पर लगा दिया।
वो धीरे धीरे पहले उसके पैर को साइड करती है कि तभी आनिक्य कसमसा जाता है और वो नींद में ही अपने हाथों को अपने बगल के बिस्तर पर घुमाने लगता है। ये देखकर आर्या की आंखें बड़ी हो जाती है और उसके माथे पर पसीना की बूंदी उभर आती है और कुछ सोचने लगती है। तभी एकदम से वो फिर से उसके करीब आ जाती है और इस बार आनिक्य जो करता है उसे देखकर और महसूस करके आर्या की आंखें ही फैल जाती है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आनिक्य के हाथों को जब कुछ सॉफ्ट फील होता है तो वो सीधा अपना हाथ वहीं रख देता है और उन्हें सहलाने लगता है। लेकिन ये भी कम था कि वो अपने हाथ को स्लाइड करके आर्या की कमर पर ले जाता है जहां उसकी नाइट सूट की शर्ट पहले ही कमर से उठी हुई थी। वो अपने हाथों को एकदम से शर्ट के अंदर डाल देता है और अंदर ही सॉफ्टनेस को नींद में ही सहलाने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो जिसमें वो आर्या के साथ ये सब कर रहा था। उसके हर एक मूव से आर्या की सांसें बढ़ती जा रही थी जिससे उसका सीना भी तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था, जिसकी वजह से नींद में भी आनिक्य तेजी से उन्हें सहला रहा था। आर्या अपने होठों को दांतों से काटते हुए अपनी सिसकियां और मौन करने की आवाज को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अभी तो आनिक्य का हाथ ही वहाँ था, लेकिन तभी एकदम से उसके नाइट सूट की शर्ट के आगे कई सारे बटन खुल और टूट गए, क्योंकि अब आनिक्य ने अपने हाथ की जगह अपना चेहरा उसकी शर्ट के अंदर डालते हुए उसे पूरी तरह से ऊपर कर दिया था और अब उसके लिप्स धीरे धीरे उसकी चेस्ट पर घूम रहे थे और दूसरे हाथ को उसने अभी दूसरे वाले पर रखा हुआ था और धीरे धीरे सहला रहा था। आर्या की सांसें बार बार अटक रही थी। ये सब इतना इंटेंस हो जाएगा ये उसने भी नहीं सोचा था। आर्या की बॉडी आनिक्य के छूने पर बुरी तरह रिएक्ट कर रही थी और अब वो फिर से उसकी पकड़ में आ चुकी थी। आर्या को अभी कोई होश नहीं था, वो बस अपने सॉफ्ट उभार पर आनिक्य के होठों को चलता हुआ फील कर रही थी और रह रहकर उसकी हल्की हल्की मदहोशी भरी आवाज भी अब निकलने लगी थी। आर्या भी अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, उसके हाथ भी आनिक्य की शर्टलेस बॉडी पर चलने लगे, लेकिन तभी उसे एकदम से होश आया और उसने जल्दी से अपनी चेस्ट को देखा जहां आनिक्य सोते हुए ही उसे बहका रहा था। इश्शज़ उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अर्यांशी की मदहोशी भरी मीठी आवाज अब रूम में गूंजने लगी थी। आनिक्य उसकी सॉफ्ट चेस्ट को सक करते हुए उन्हें लिक कर रहा था और धीरे धीरे उस जगह बाइट करके फिर से वही करता। उसकी इस हरकत की वजह से अब आर्या के लिए कंट्रोल करना मुश्किल होने लगा था। बहुत देर तक आनिक्य उसे स्वीट टॉर्चर करता रहा और आखिर में वो थककर वैसे ही अपने होठों उसके सीने से लगाए सो गया। उसकी धीमी सांसों की आवाज को सुनकर आर्या ने एक राहत की सांस ली। उसके बाद उसने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। कुछ टाइम वो वेट करती रही, उसके बाद उसने अपनी नाइट ड्रेस के सभी बटन खोले और आनिक्य का फेस पिलो पर रख दिया। उसके बाद खुद को उससे धीरे से अलग करके वो जल्दी से खड़ी हो गई और सीधा चेजिंग रूम में चली गई। 10 मिनट बाद वो पूरे ब्लैक कपड़ों में वापस आई और उसकी नज़र सीधे बेड पर सो रहे आनिक्य पर पड़ी, जो हमेशा की तरह कोल्ड और डोमिनेटिंग ही लग रहा था। वो उसके पास आई और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया, फिर आनिक्य के माथे को किस करके बिना एक भी पल पीछे मुड़े वहां से चली गई। वही उसके वहां से जाने के 5 मिनट बाद ही आनिक्य ने अपनी आंखें खोल दी और वो एकटक सीलिंग को देखने लगा। तभी वो खड़ा हुआ और बालकनी के दरवाजे को देखने लगा जहां से अभी आर्या गई थी। ऐसा भी क्या जरूरी काम है स्वीटहार्ट जो तुम मुझे बिना बताए चली गई, वो भी रात के इस समय? आनिक्य खुद को इस बारे में सोचने से रोक नहीं पाया। 1 घंटे बाद वही घने जंगल के बीच अभी भी बहुत लोगों के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसका साफ मतलब था कि वहां अभी भी लोग मौजूद हैं।
आनिक्य का विला मैन सिटी से दूर ही था, जिस वजह से वो जंगल से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर था और जंगल के बीचों बीच जाने के लिए और आधे घंटे की जरूरत थी, क्योंकि वह कोई ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं कर सकता था। वहाँ पैदल ही चलना पड़ता। रात का सन्नाटा, जिसमें बीच बीच में आती जानवरों की आवाज, वहाँ के माहौल को बहुत ही ज्यादा खतरनाक बना रहा था। वही कुछ लोग जो दिखने में गार्ड्स जैसे थे, वो चक्कर लगा रहे थे जैसे वहाँ की पहरेदारी कर रहे हो। उनकी नज़र अंधेरे में भी जंगल की हर तरफ घूर रही थी, जहाँ तक वो अपनी नज़रों से देख सकते थे। वही एक पेड़ पर बैठी परछाई, जिसने ऊपर से नीचे तक खुद को काले कपड़े में ढाका हुआ था, उस परछाई की नज़र बराबर उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड पर थमी हुई थी। तभी उसने एक छलांग लगाई और दोनों गार्ड के मुंह को अपने एक एक हाथ से दबाकर उनके सर का पिछला हिस्सा एक बड़े पेड़ पर दे मारा। वो अटैक इतना तेज था कि दोनों का सर घूम गया और वो चक्कर खाकर गिरने लगे। उसी वक्त उस परछाई ने उन दोनों गार्ड्स की नस भी दबा दी, जिससे अब वो कोशिश भी नहीं कर सकते थे। वो अपने हाथ झाड़ते हुए उस दिशा की तरफ देखने लगी जहां उसने अपनी जिंदगी के 5 साल बिताए थे। उस परछाई ने हल्के से अपना मास्क हटाया तो उसका चांद जैसा चेहरा नजर आने लगा। ये वही ब्लैक स्पार्कल आइज थी जिनका दीवाना कोई भी हो जाए। ये परछाई आर्या की थी, जो सीधा इस जगह के माहौल को देखने आई थी। उसे लग रहा था कि इस जगह से कोई ना कोई जरूरी इंफॉर्मेशन, सबूत या फिर कोई ऐसा इंसान मिल सकता था जो उन्हें आनिक्य की मॉम तक पहुंचा सकता है। ये सब सोचते हुए वो आगे बढ़ने लगी और इसी के साथ उसकी नज़रें चारों तरफ घूम रही थी। वो बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रही थी। उसके दिल दिमाग में कोई डर नहीं था। अगर कुछ था तो वो थी उसकी हिम्मत, जज्बा और स्ट्रॉन्ग ऑरा। वही वो इस बात से अनजान थी कि उसका दीवाना पहले ही उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया था और अब वो उसका पीछा कर रहा है। आनिक्य तो तभी उठ गया था जब आर्या हल्की सी हिली थी। वो तो बस वो सोने की एक्टिंग कर रहा था और वो सब भी उसने जानबूझकर किया था, क्योंकि उसे मज़ा आ रहा था और वो आर्या को अपने से दूर जाने भी नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने ये किया था। वो समझ गया था कि जरूर कोई ना कोई राज तो है जो कहीं ना कहीं इस जगह से ही जुड़ा है। ये फीलिंग उसे अपने अंदर से आई है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही वो आर्या का पीछा करते हुए आगे बढ़ा तो उसे आर्या थोड़ी दूरी पर हाथ फोल्ड किए खड़ी दिख गई। वो जब धीमे कदमों से आगे गया तो उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। आनिक्य को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जिस इंसान के जरिए वो अपनी मॉम तक पहुंचना चाहता था, वो आज इस हाल में यहाँ पड़ा होगा।